नमस्कार आप सभी लोगों को। आज की क्लास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ऐसा टॉपिक उठाया है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और सब्जेक्ट भी ऐसा है जो शायद आपको समझ में कम आता हो या आप कभी पढ़ने का प्रयास भी करते हो तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए आपको एक शिक्षक या एक टीचर या एक अपने साथी की ज़रूरत होती है। जो आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक होने वाला है वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा एग्जाम, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। और देखने के साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले नोट्स और कॉपी पेन के साथ बैठिए, है ना। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो ये जरूरी होता है कि नोट्स और कॉपी पेन भी रखें और साथ में पूरी क्लास देखेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो अभी तक किसी ने समझाया नहीं पाया उस तरीके से, क्योंकि आप इकोनॉमिक की लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। तो आज बिल्कुल वादा है आपसे कि आज को आप पूरा क्लास आप समझेंगे और समझने के साथ साथ इतना समझ हो जाएगी कि दोबारा आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत या कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहे जहां से पढ़े हो। ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और आपको इन्फ्लेशन की वो सारी चीज़ें बताएंगे जो बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो आप बिल्कुल तैयार बैठिए और सबसे पहले सुनना स्टार्ट करिए। फिर से कहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तब समझ में आएगा। अगर आपको नहीं देखना है तो अभी से स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखने बैठे हैं तो पूरा वीडियो आपको एक साथ देखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्या? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको महंगाई हिंदी में या मुद्रास्फीति कहते हैं। ये क्लास बाईलैंग्वेज होने वाली है, कोई इंग्लिश मीडियम का हो कोई हिंदी मीडियम का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लासेस सबके लिए नेसेसरी हैं और कंपलसरी हैं। तो चलिए, इन्फ्लेशन पढ़ने से पहले कुछ मैं बेसिक बातें बताऊंगा, जैसे आपको जो आगे चल के समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्फ्लेशन समझने से पहले वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी एकदम बेसिक समझेंगे, है ना। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी, इसका इसमें क्या संबंध होता है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि इसका और इसके बीच में संबंध आप जरूर समझें कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या होती है। उसके साथ साथ अगर हिंदी में बात करें तो मुद्रा की वैल्यू या मुद्रा का कीमत, दूसरा क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी का मतलब होता है मुद्रा की मात्रा, है ना, मात्रा। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बीच संबंध देखेंगे और संबंध के साथ साथ तब आएंगे सीधे इन्फ्लेशन पे, और फिर इन्फ्लेशन कब कब लगा है ना। इन्फ्लेशन में क्या हो सकता है, हमारे लिए कौन सा इन्फ्लेशन बढ़िया है, एक्चुअली इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्या कारण है, उसका निवारण क्या है, ये सारी चर्चाएं करेंगे। सारी चीजें यहां लेंगे, अगर जो चीजें छूट जाएंगी वो आगे भी हम ले लेंगे। ध्यान से देखिए, ये मुद्रास्फीति, फिर मुद्रास्फीति हमने लिया है, फिर कारक लिया है मांग प्रेरित और आपूर्ति प्रेरित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास 5 सिक्के हैं, एक एक रुपए के, क्या, एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं, है ना। और दूसरा ये है कि आपके पास क्या है, एक 100 रुपए की नोट है। एकदम बेसिक्स देखिए, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं और 10 रुपए का एक नोट है, एक। तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा, किसको गिनने पे ज्यादा आ रहा है। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5, मतलब इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी एक है ना, एक ही नोट तो है, और ये 5 सिक्के हैं। तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है इसकी, और क्वांटिटी कम किसकी है, 100 रुपए के नोट की। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, अगर मैं कहूं कि क्वांटिटी इसकी ज्यादा है, ये कितने रुपए हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 रुपए हुए, है ना, ये 5 रुपए हुए, और ये 100 रुपए हुआ। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है कि 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। समझ गए। तो क्या रिलेशन निकल के आया कि क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ मनी, है ना। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको अभी। चलिए एक बार फिर से समझिए, है ना। जब तक नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वीडियो केवल समझाने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। तो एक बार देखिए, ध्यान समझिए, क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 5। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई, इसकी, और ये 100 रुपए का एक नोट है। तो क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें
तो ये 1 रुपए की क्वांटिटी ज्यादा है ना, जिसको गिन सकते हैं, ज्यादा मात्रा में गिन सकते हैं। इसको 5 बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्वांटिटी इसकी 5 है, लेकिन इसकी क्वांटिटी 1 है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। क्या 5 रुपए की वैल्यू है कोई 100 रुपए के सामने? बताइए, नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसकी वैल्यू गिरेगी। बेसिक समझिए, जिसके दोस्त ज्यादा हैं उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त की वैल्यू नहीं है ना। ये एकदम बेसिक समझ गए। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हमें अपने मुद्रा की पावर चाहिए तो उसकी मार्केट में क्वांटिटी कम चाहिए, है ना। चलिए, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर हिंदी वाला कोई व्यक्ति है तो मैं लिख देता हूं हिंदी में भी। क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब मुद्रा की मात्रा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मुद्रा का वैल्यू या कीमत, मुद्रा की कीमत, है ना। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होंगी एज एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। चलिए, अब अपन आते हैं किस पे? मुद्रास्फीति पे। जो टॉपिक है हमारा, क्या है जो टॉपिक है हमारा? चलिए, मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति, महंगाई क्या है? और यह इंग्लिश में इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? ध्यान से समझिए। जब वस्तु या सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाए तो उसमें क्या होगा? उस समय इन्फ्लेशन आएगा। जैसे अगर आप पार्ले जी 5 रुपए का ले रहे थे अभी तक, और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद उसकी कीमत जो है 5 रुपए से 10 रुपए हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? वस्तु और सेवा भी कोई क्षेत्र ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं दवा कराने जाते हैं, अपना कोई इलाज कराने जाते हैं, तो उस समय आपको क्या होता है? आपको क्या सेवाएं मिलती हैं? तो उसकी भी कीमत बढ़ जाए, है ना। अब क्यों बढ़ेगा? सब चीज आपका डाउट क्लियर करेंगे। अभी आप इतना जितना समझाया जाए उतना आप बताइएगा कि बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज मैंने क्या बताया? इसका रेट बढ़ जाएगा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। या दूसरी चीज क्या होगी? या हमारी मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? देखिए, ध्यान समझिए, मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, इसका मतलब मुद्रा की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब मात्रा मुद्रा की बाजार में बढ़ जाएगी। इतनी बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। यहां तक समझ में आया तो सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, अब लेते हैं परिभाषा जो बुक देती है, उसको आप समझने का प्रयास करिए। मुद्रास्फीति इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। वही बात जो मैंने अभी पहले बता दी है। इसका मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती, मतलब जो हमारे पैसे की एक तरीके से कहें कि जो खरीदने की क्षमता है उस पैसे से कम हो जाती है। आप पुराने टाइम में अपने पर दादा वगैरह से पूछेंगे ना तो कहेंगे कि उस समय तक 20 रुपए में घर का गुजारा चल जाता था, लेकिन आज 20 रुपए में आपका घर का गुजारा चल सकता है? 20 रुपए की तो फ्रूटी आती है आजकल, है ना। यानी आप उतने ही पैसे में पहले की तुलना में कम सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि इन्फ्लेशन बढ़ जाने से जो लोन लेने वाला है उसको फायदा होगा या लोन देने वाला है उसको फायदा होगा। तो वो भी बातें अभी आपको विद एग्जाम्पल, आपने रटा होगा, विद एग्जाम्पल प्रूव करेंगे, जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, दैनिक जीवन में आप उन सब चीजों को करते हो, उसको देख करके हम इसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो मुद्रास्फीति के कारक देखते हैं। एक होता है डिमांड पुल, एक होता है सप्लाई पुल। हिंदी में अगर बात करें तो डिमांड को कहते हैं मांग कारक, और सेकंड क्या है? सप्लाई को
आपूर्ति कारक। अब आपसे यह बात करने के प्रयास में मैं हूं कि इन्फ्लेशन आया क्यों है, होता क्यों है ना, क्या सही है इन्फ्लेशन आना, क्या सही है महंगाई आना, क्या गलत है, ये सब चर्चाएं करेंगे। क्या सरकार ऐसा कर सकती है क्या कि नोट छाप दे? आपके दिमाग में आता होगा सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, धड़ाधड़ नोट छाप के सबको अमीर कर दे। क्यों नहीं करती है ऐसा? उसे क्या घाटा है? बताऊंगा क्या घाटा है ना। इसके लिए लास्ट तक देखना जरूरी है। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा, मांग कारक, कि क्या ऐसी बात है कि वस्तु और सेवा की अचानक मांग बढ़ गई। मांग बढ़ गई मतलब आप डिमांड ज्यादा करने लगे। जब डिमांड ज्यादा करने लगे तो उस कारण वो महंगाई बढ़ा देगा। जैसे अगर आपको पता होगा कि कोविड टाइम पे जितने भी लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं जाते हैं सामान लेने या कुछ लेने, और उसकी एक तरीके से डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है ना। उसकी अगर डिमांड ज्यादा है उस वस्तु और सेवा की, तो सीधे सीधे दुकानदार क्या कहता है, उसकी प्राइस इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। दूसरा ये हुआ आपूर्ति कारक। आपूर्ति कारक में क्या हुआ, या वस्तु या सेवा की आप तक आपूर्ति ही नहीं हुई, है ना, वहां तक आप तक पहुंची ही नहीं, तो क्या हुआ, वो रेयर मिला। और जो चीज रेयरेस्ट मिलेगा दुकानदार आपसे लाभ उठाना चाहेगा और उसकी प्राइस बढ़ा देगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कारक में देखते हैं मांग प्रेरित। मांग प्रेरित जिसमें पहला है सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति, सॉफ्ट मॉनिटरी पॉलिसी। इंग्लिश में क्या है, सॉफ्ट मॉनिटरी पॉलिसी, है ना। ध्यान से समझिए, हमारा बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई। आरबीआई बैंकों को लोन देती है और बैंक हम सबको लोन देते हैं, है ना। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन देगी, बैंक ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा मिल देगा, तभी तो वो अपना कुछ प्रॉफिट वगैरह बना पाएगा। तो उसमें क्या हुआ, सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब ये हुआ कि अगर वो सॉफ्ट हो जाए, है ना, वो आरबीआई सॉफ्ट हो जाए और लोन देने लगे सस्ते ब्याज दर पे। मान लेते हैं पहले वो 8% पे देता था, अब वो देने लगे 6% पे, है ना, 6% पे। तो वो क्या करेंगे, जो हमको पहले मिलता था बैंकों से, जैसे एसबीआई, आईडीएफसी से आप लोन लेने जाते हैं, तो हमको पहले क्या मिलता था 12% से, और अब वो हो जाए 10% से। तो क्या होगा, लोन सबसे ज्यादा मात्रा में लेने लगेंगे लोग। जब लोन ज्यादा मात्रा में लेने लगेंगे तो लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, पैसे पहुंच जाएंगे तो उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, वो शॉपिंग करेंगे। और शॉपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, वो डिमांड बढ़ा देंगे। जैसे डिमांड बढ़ा देंगे महंगाई आ जाएगी, है ना भाई। सबके पास पैसे हैं, अब सबके पास पैसे हैं और सबको वो चीज चाहिए, तो अब ये सी बात है उसकी कीमत सीधे ऊपर हो जाएगी। बातें क्लियर है। दूसरा देखते हैं क्या है, काला धन। काला धन, काला धन, ब्लैक मनी, काला धन, ब्लैक मनी। आपको इसके विषय में बहुत जानकारियां होंगी, है ना, बहुत रिसर्च भी करते रहते हैं कि काला धन क्या होता है, ब्लैक मनी क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मान लेते हैं कि आपके पास ब्लैक मनी कैश के रूप में आया, है ना, जिसपे सरकार, ब्लैक मनी क्या होती है, ब्लैक मनी वो चीज होती है कि जिसपे आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट की नजर में वो चीजें नहीं है, आप उसको खाते में नहीं रखेंगे, है ना, तो वो है ब्लैक मनी। आप उसके बदले कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, है ना, चाहे आप जाएंगे उस कैश से कुछ गोल्ड ले लेंगे, कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, कुछ सेवाएं लेने लगेंगे। तो क्या होगा, जब सबके पास मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 के पास ब्लैक मनी आ गई, तो वो क्या होगा, सीधे जाकर के वो शॉपिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे तो खत्म करने ही है, जमीन लेना शुरू करेंगे, है ना, सेवाएं लेना शुरू करेंगे, गाड़ियां लेना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। और जैसे ही डिमांड बढ़ी, है ना, मांग बढ़ गई, तो क्या हुआ, मांग बढ़ी तो वो सीधे से ऑब्वियस सी बात है वो अपना प्राइस ऊपर कर ही लेगा, है ना। अगर ज्यादा से आप डिमांड करेंगे, जैसे दुकान वाले से पता हो जाएगा कि आप ये चीज ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसे पता है कि मैं उसको 10 के बदले 12 रुपए में भी बेचूंगा तो वो चीज बिकेगी, है ना। और देखिए निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि, निवेश मतलब क्या होता है, इंग्लिश वाले या हिंदी वाले, निवेश इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी, है ना। मान लेते हैं कोई बाहर का व्यक्ति आया और भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट करने लगा, ठीक है,
तो इसीलिए कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भी बाहर के व्यक्तियों को बुलाइए, पर ज्यादा मात्रा में बुलाएंगे तो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट यहां शुरू कर देगा। जब इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा तो वो सबको पैसे देगा। भाई अगर वो कोई फैक्ट्री लगाया या कुछ काम किया तो वो कुछ पैसे हाथ में रखेगा, लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे, और जैसे ही लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे वो जाएंगे दुकान के पास, दुकानदार से कहेंगे भैया हमें ये चीज दो वो चीज दो, तो उससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, और महंगाई आ जाएगी। तीसरा समझते हैं, देखिए तीसरा प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है, ये डिस्प्ले इफेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्प्ले इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव, डिस्प्ले इफेक्ट। सीधे मात्रा में कभी कभी देखा देखी में चीजें होती हैं। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब यह होता है कि पड़ोस वाले ने अगर कार ले लिया है, मुझे भी कार चाहिए, पड़ोस वाले ने शक्तिमान का ड्रेस ले लिया है तो मुझे भी चाहिए, पड़ोस वाला रोज केला सेब दूध खा रहा है तो मुझे भी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास पैसे तो हैं, उसको आप अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की देखा देखी में उस पैसे को निकाल रहे हैं कि यार उसके पास तो ये कार है, उसके पास तो ये कपड़े हैं, तो क्या होगा, पैसे आपके हाथ पे आएंगे, आप उसको देखा भैया उसने नया फ्रिज लिया है तो आपको भी नया फ्रिज चाहिए, और जैसे ही नया फ्रिज चाहिए आपके हाथ में पैसा आया तो आप बाजार गए, और बाजार गए तो आपने मांग बढ़ा दी। ये एक अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, ये समुदाय की बात कर रहा हूं, कि मेरे अकेले से कैसे बढ़ जाएगा, ये मैं समुदाय की बात कर रहा हूं, ये समझाने के लिए आपको इतने लेवल तक, एक पर्सनल लेवल तक गया हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था ये समझिए, जब गवर्नमेंट घाटे की वित्त व्यवस्था लाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको पूरा करने के लिए, अपने घाटे को पूरा करने के लिए नया नोट छाप देती। इसी में आप समझते हैं क्या नया नोट छापने से महंगाई दूर हो जाती है, नया नोट छापने से महंगाई दूर हो जाती है। देखिए मान लेते हैं इस व्यक्ति के पास, ए व्यक्ति के पास आलू है, ये एक व्यक्ति है और इस गांव में केवल इसी के पास हुआ है आलू, ठीक है, केवल एक व्यक्ति के पास आलू हुआ है। दूसरा गांव है, इस व्यक्ति के पास हुआ है चावल, उस व्यक्ति के पास क्या हुआ है, चावल हुआ है। सी व्यक्ति के पास दाल हुआ है, और डी व्यक्ति के पास मान लेते हैं कोई और अनाज, मान लेते हैं चीनी हुआ है, चीनी है ना, शुगर। तो 4 जगह हैं, मान लेते हैं 4 राज्य हैं, उनमें एक के पास, सबके पास ये अनाज हुए हैं। अचानक गवर्नमेंट क्या करती है, उदार हो जाती है और पैसे छापने शुरू कर देती है, और सबसे कहती है आओ जितने पैसे चाहिए लेके जाओ। अब इससे क्या होगा, जितने पैसे चाहिए उतने लेके जाओ, गवर्नमेंट ने कहा। तो ये एक व्यक्ति गया शॉपिंग करने, आलू यहां था 20 रुपए किलो, आलू यहां था 20 रुपए किलो, चावल भी मानते हैं ये 20 रुपए किलो, सबका रेट सेम मान लेते हैं 20 रुपए किलो, ठीक है, समझाने के लिए 20 रुपए किलो, इन सबका रेट 20 रुपए किलो है। अब सरकार ने मुझे भी पैसे दिए हैं, दूसरा व्यक्ति गया उसे भी पैसे दिए हैं, तीसरा व्यक्ति गया वो उसे भी पैसे दिए हैं। अब आलू तो सबको खाना है भाई, जिंदा तो सबको रहना है, हुआ केवल इतने के पास है, तो सबको जब पैसा चाहिए तो सीधे जाके इनसे पूछेगा भैया आलू का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मुझे भी आलू चाहिए, वो भी पूछता भैया आलू का क्या रेट है। तीसरा व्यक्ति है भैया वो भी क्या पूछा, आलू का रेट क्या है, कहता 20 रुपए किलो, धड़ाधड़ उठाया, लो 20 रुपए नहीं तुम 30 ले लो, आलू मुझे दो। मेरे साथ जो व्यक्ति था गवर्नमेंट ने उसे भी पैसा दिया था भाई, बोला ना नोट छाप के सबको मिल गए हैं पैसे, वो कह रहा है ये लो 70 रुपए, दूसरा कहता है ये लो 90 रुपए। तो अचानक आप देखेंगे ना इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, क्या इसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। और मजेदार बात सोचिए, जब आलू वाले ने बोला कि महाराज पैसे नहीं चाहिए मुझे, कहे क्यों, कहे जब गवर्नमेंट ने सबको बांटा है तो मुझे भी तो पैसा बांटा होगा, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहे तो क्या चाहिए, कहे कोई सामान लेके आओ और आलू के बदले कोई सामान मुझे दे दो, आलू ले जाओ। तो मुद्रा खत्म हो गई कि नहीं, बीच में बताइए, मुद्रा खत्म हो गई, पहला। और दूसरा क्या हुआ, इस चीज जो आलू 20 रुपए किलो बिकना था, सबके पास पैसे होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। बात क्लियर है। सेम चीज इसके पास भी हुआ, सेम चीज यहां भी हुआ। तो आप ये चीजें समझ गए कि नहीं, कि कैसे पैसे आने की वजह से डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है और प्राइस भी बढ़ जाती है। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं आगे, करों में कमी।
करों में कमी, ध्यान से समझिए, करों में कमी, ये दोनों चीजें हैं। अगर इसमें करों में वृद्धि कर दें तब भी बुरा है और करों में कमी कर दें तब भी बुरा है। समझते हैं कैसे। मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आपसे टैक्स लेती है, हमसे टैक्स लेती है, सब लोगों से टैक्स लेती है। अगर उस कर में या टैक्स में कमी कर दे, जब टैक्स में कमी कर दे तो आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे और आपके पास जैसे ज्यादा पड़े पैसा बचे, मनी सर्कुलेशन बढ़ गया मार्केट में, और जैसे ही मनी सर्कुलेशन बढ़ गया आप दुकान में गए और दुकान में गए आपने शॉपिंग की और उस चीज की प्राइस आपने धड़ाधड़ बढ़ा दी, है ना। और दूसरा, करों में अगर बढ़ोतरी कर दे तब भी बुरा है, क्योंकि अगर सबके पास कर में वृद्धि कर दिया गया तो जो निवेश करता है, जो चाहता था कि अब मैं उससे व्यापार शुरू करूं, वो कर ही नहीं पाएगा। जो 5 फैक्ट्रियां लगनी थी वो केवल 2 फैक्ट्रियां लगेंगी। अब जब 2 फैक्ट्रियां लगेंगी तो उसका प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, जो रेयर और टू रेयर है उसका प्राइस बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे। दूसरा क्या है, सार्वजनिक ऋण में कमी। क्या, सार्वजनिक ऋण में कमी मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक का एक्सपेंडिचर नहीं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। क्या, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। चलिए मान लेते हैं गवर्नमेंट जो है धड़ाधड़ एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करने लगे, गवर्नमेंट धड़ाधड़ खर्चा करने लगे, सड़क बनाने लगे, रोड बनाने लगे, है ना, तरह तरह की स्कीमें लगातार लाने लगे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या, उससे मजदूर हायर किए जाएंगे, इंजीनियर हायर किए जाएंगे, तरह तरह के लोग हायर किए जाएंगे। तो उनके पास भाई उनको पैसा मिलेगा, उनके पास जैसे सबके पास पैसा मिला अचानक से, सब गए शॉपिंग, जब शॉपिंग गए तो उसके बाद सीधे से सीधे प्राइस इंक्रीज करवा दिए, है ना। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझाने वाली बात है। अगर ऑब्वियस सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मान लेते हैं ये चीजें हैं, ये घड़ी है ना, ये घड़ी है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो इस घड़ी की डिमांड बहुत लोग करेंगे। पहले 2 लोग कर रहे थे, अब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से बहुत लोग कर रहे हैं। तो मैं एक दुकानदार हूं, पहले मैं इसे 20 रुपए में बेचता था, अब मेरे दिमाग में आएगा कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है तो जो प्राइस मैं 20 में बेच रहा हूं अगर मैं इसको 50 में भी बेचूंगा तो मेरा घाटा है क्या, है ना। तो धीरे धीरे महंगाई आ जाएगी। क्लियर है। दूसरा देखते हैं निर्यात में वृद्धि, है ना, एक्सपोर्ट में इंक्रीमेंट या इंक्रीज। जब एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट किसी चीज की बढ़ाए, मान लेते हैं गेहूं चावल का एक्सपोर्ट कर दिए, है ना, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिए, तो हमारे यहां पे उसकी कमी हो सकती है ना। हमारे यहां जब उसकी कमी हो सकती है उसका प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। समझ गए। प्रदर्शन प्रभाव आपको बता ही चुका हूं, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, ऑब्वियस सी बात है, सेम ही है ना। तो आप मांग समझ गए कि कैसे मांग की वजह से, मांग बढ़ जाने की वजह से महंगाई या इन्फ्लेशन आता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, और ये क्वेश्चन पूछा गया कहां, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, कहां, यूपीएससी के एग्जाम में। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लेशन आने से, इन्फ्लेशन के आ जाने से ऋण देने वाले को फायदा होता है या ऋण लेने वाले को फायदा होता है। इसको सबने रटा है, लेने वाले को प्रॉफिट होता है, फायदा। मजे में कौन रहता है, ये मजे में रहेगा, ये मजे में रहेगा। तो ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं आपके परदादाजी हैं, किसी से तब पैसे लिए थे उन्होंने 20 रुपए, ठीक है, तब पैसे लिए थे 20 रुपए, ठीक है, आपके परदादा की बात कर रहा हूं। और इस 20 रुपए में 1 महीने का खर्च चल जाता था, आपका 1 महीने का खर्च चल जाता था इस 20 रुपए में। अब उन्होंने किसी साहूकार से गए, कहे 20 रुपए मुझे दे दो और मैं तुम्हें चुका दूंगा आने वाले टाइम पे। लेकिन उनकी डेथ हो गई, उनके फादर की भी हुई, फिर आप आ गए, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास कर्जा चुकाने का ऑप्शन आ गया कि अब मुझे ये कर्जा चुकाना है, ठीक है, ब्याज के साथ। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा ब्याज का, ये 20 बहुत ज्यादा 100 रुपए हो चुका होगा, है ना, ब्याज के साथ अगर हम बात करें तो 100 रुपए हो गया होगा, है ना। तो उन्होंने जो 20 रुपए लिया था उस टाइम, क्या उस 20 रुपए की कीमत आज के 20 रुपए के बराबर है?
बिल्कुल भी नहीं, है ना। उस 20 रुपए में क्या पता तब वो जमीन ले लिए हो। मतलब आज के परिपेश में बात करें तो उस 20 रुपए की कीमत क्या पता 5 लाख रुपए हो चुका हो, 5 लाख रुपए हो गया हो। और आज इस 100 रुपए की कोई कीमत है? 100 रुपए आपको कर्जा चुकाने में कोई घाटा है? आप पर्सनल सोचिए। और उस टाइम आपके दादा ने 20 रुपए लिया था और ब्याज के साथ। तो साहूकार आया, कहता भैया मेरे पैसे दे दो, आपके फोर फादर ने कभी लिया था। तो आपने कहा कितने लिए? तो कहे 20 रुपए। कहे ब्याज जोड़ के बताओ? कहे 100 रुपए। कहे बस ये लो, चॉकलेट खाना जा रहा था, ये ले लो अपना तुम। तो क्या उसको फायदा हुआ? उस साहूकार को फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, उसको तो घाटा हुआ, क्योंकि उसको लेना कितना चाहिए? इतना चाहिए अब, लेकिन वो ले कितना रहा है? 100 रुपए ले रहा है। और मजा कौन किया है? जो उस समय लोन लिया था या जो उस समय ऋण लिया था। तो बताइए, इन्फ्लेशन में आ जाने से किसको ज्यादा फायदा होता है? ऋण देने वाले को कि ऋण लेने वाले को? तो ऑब्वियस सी बात है, ऋण लेने वाले को फायदा है, ऋण देने वाले को फायदा नहीं है ना। ऋण देने वाले को इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं आपूर्ति कारक, आपूर्ति कारक या आपूर्ति प्रेरित। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। क्या ऐसी कंडीशन रही होगी कि आपूर्ति, वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति कम हो गई होगी? आपूर्ति, सप्लाई कम हो गई होगी मार्केट में, जिसके कारण प्राइस बढ़ गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो कारक हम देखते हैं। उत्पादन में कमी, ऑब्वियस सी बात है, जितना उत्पादन नहीं हुआ है, अगर उत्पादन कम हुआ है ना। एक टाइम पे आप देखे होंगे टमाटर का रेट काफी हाई हो गया था, क्योंकि उसका उत्पादन कम हुआ था, या बारिश की वजह से वो खराब हो गया था, मानसून के आ जाने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी। तो फसलें तो लिमिटेड है और डिमांड इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं, भाई टमाटर तो सबको खाना है। तो टमाटर वाले के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया, उसने प्राइस बढ़ा दिया कि वही लोग खाएं जिसके पास दबा के पैसा हो। तो इससे क्या होगा? उत्पादन के में कमी आ जाने की वजह से आपूर्ति में कमी आएगी मार्केट में कि नहीं? मार्केट में वो लोग सप्लाई कर पाएंगे? नहीं। जब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपूर्ति कम है और उसके साथ साथ मांग तो बराबर लोग कर रहे हैं, टमाटर बराबर लोग खा रहे हैं, आलू बराबर लोग खा रहे हैं, लेकिन जब उत्पादन हुआ ही नहीं है तो रेयर है, वो 5 किलो बचा है, तो वो चाहेगा ना कि इस 5 किलो में ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिल सके, है ना, कि वो 2-2 रुपए किलो बेच देगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो वो आलू और टमाटर कौन खा पाएगा? वही खा पाएगा जिसके पास पैसा होगा। तो आलू और टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? लोग कहेंगे महंगाई आ गई कि नहीं। दूसरा, उत्पादन में अवरोध, बैरियर्स इन प्रोडक्शन। मान लेते हैं उत्पादन में कोई अवरोध आ गया, है ना, आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कोई बिजली चली गई या कोई अवरोध, किसी प्रकार के अवरोध आ गए, बाहरी अवरोध आ गया, तो टाइम पे जो मार्केट में आपको पहुंचाना था, जिस सीजन में जो चीजें आपको पहुंचानी थी, वो चीजें आप पहुंचा नहीं पाए। और जब वो चीजें नहीं पहुंचा पाए तो वो चीज जो बची खुची थे, कहते नहीं कि भैया ये सामान अभी नहीं आया है, अब नया माल आएगा तो देखेंगे। तो जब नया माल पहुंच ही नहीं पाया तो उसके पास कितना बचा? उसके पास 10 वस्तुएं ही बची हैं। तो उस 10 वस्तुओं में ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेने की कोशिश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेने की कोशिश किया, महंगाई बढ़ गई। तीसरा, कृत्रिम अभाव या काला बाजारी, है ना, काला, ब्लैक मार्केटिंग। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक मार्केटिंग समझाने की किसी को जरूरत नहीं है ना, कि कैसे कैसे ब्लैक मार्केट काम करते हैं। जब मार्केट में काला धन आते हैं तो अभी आपको मैंने ये चीजें बता दी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम धड़ाधड़ चीजें शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो उसकी आपूर्ति मार्केट से कम होती जाएगी, और जैसे ही मार्केट से कम होती जाएगी वो चीजें रेयर बचेंगी, और जैसे ही रेयर बचेंगी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फसल को स्टोर कर लेते हैं। जैसे पता होता है कि इस बार आलू की कीमत कम हुई है या आलू बहुत कम मात्रा में हुआ है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं या जिनके पास अथाह पैसा है, वो क्या करते हैं, वो सारे आलू को खरीद के कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिए, है ना, आप लोगों से लेंगे, कोल्ड स्टोरेज में लिखवा देंगे, और मार्केट की समझ होगी, और वो चीज तब बाहर निकालेंगे जब देखेंगे कि अच्छा अब उत्पादन कम हुआ है, अब धीरे से मार्केट में निकाल दो इसको। और जैसे धीरे से मार्केट में निकालोगे तो उसकी जो प्राइस 20 रुपए में बिकना था वो 50 रुपए में बिक गया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अनाज को एक लिमिटेड मात्रा में स्टोर करने दीजिए। गवर्नमेंट कहती भी है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप स्टोर कर लोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी सीधे सीधे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक,
दूसरा सरकार की कर नीति, बताया ना, टैक्स पॉलिसी। अगर टैक्स कम किया तब भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा किया तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, सरकार दबा के टैक्स ही ले रही है मेरे से, तो मुझे पहले 5 फैक्ट्री खोलनी थी, अब मैं 1 फैक्ट्री खोलूंगा। तो लोगों के पास अगर 5 फैक्ट्री खोलता तो अलग अलग उत्पादन होते, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता, तो मैं लोगों की डिमांड पूरी कर पाता। अब मेरे पास 2 ही मैंने वो फैक्ट्री खोली है, अब जब 2 फैक्ट्री खोली है तो मैं अपने हिसाब से भाई प्राइस सेट करूंगा, और जब प्राइस सेट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार जितना टैक्स लगाई है उससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट जोड़ करके ही आगे बात बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार 5 रुपए टैक्स लगाई है, 10 रुपए उसकी लागत है, तो मैं प्रॉफिट जोड़ता हूं तो सीधे 20 रुपए में उस सामान को बेचूंगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा फैक्ट्री लग गई और सरकार टैक्स कम लेता है, तो मानता हूं ये चीजें ज्यादा है, तो 8 रुपए का सामान था, लागत लगी, 3 रुपए टैक्स लगा, मैंने प्राइस मान लो 5 रुपए जोड़ा, तो कितना हुआ 16 रुपए। तो देखिए 4 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कठोर मौद्रिक नीति, हार्ड मॉनिटरी पॉलिसी, है ना, हार्ड मॉनिटरी पॉलिसी। सॉफ्ट में क्या होता था, बैंकें सॉफ्ट हो जाती थी, बैंकें सॉफ्ट हो जाती थी और हमको ज्यादा कम ब्याज दर में ज्यादा लोन देने लगती थी। कठोर में क्या हुआ, लोन ही नहीं दे रही हैं। जब बैंकें हमें ज्यादा मात्रा में लोन दे रही हैं, है ना, ज्यादा मात्रा में लोन दे रही है तब दिक्कत है। अगर कम मात्रा में लोन दे रही हैं, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा दिया गया है, और जब टैक्स बढ़ा दिया गया है उसमें तो चीजें बुरी हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं अगर मैं एसबीआई से लोन लेने गया तो पहले एसबीआई 10% के ब्याज पे देती थी, अब 12% में देने लगी, 14% पे। तो अगर मुझे फैक्ट्री वगैरह लगाना हुआ या मुझे कुछ काम करना हुआ, कुछ प्रोडक्शन करना हुआ, तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, और जैसे प्रोडक्शन रुक जाएगा मार्केट में चीजें नहीं पहुंच पाएंगी और उसकी प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। बातें क्लियर है? चलिए, सब्सिडी में कमी। आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट यूरिया वगैरह में सब्सिडी देती है ना, जो आप यूरिया, अगर आप खेती किए होंगे कभी, तो जो आप यूरिया खरीदते हैं वो एक्चुअल में यूरिया का प्राइस नहीं होता है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है आपको, जिससे आप तक चीजें पहुंच जाए और आप फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो पाए। लेकिन अगर उसमें सब्सिडी में कमी कर दे गवर्नमेंट, तो आप यूरिया वगैरह डालना कम कर देंगे, है ना, यूरिया वगैरह यूज करना कम कर देंगे, तो सॉरी, तो जब यूरिया कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूरिया वगैरह डालते हैं तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, ज्यादा मात्रा में होता है। जब सब्सिडी कम हो गई तो यूरिया का दाम बढ़ गया, और जब दाम बढ़ गया तो आपका प्रोडक्शन कम हुआ, और जब चीजें कम हुई तो आपने सीधे अपना प्राइस बढ़ा दिया। आयात निर्यात नीति, ये तो मैं पूरी तरीके से समझा चुका हूं आपको कि अगर मार्केट में आपने ज्यादा चीजें निर्यात कर दी, है ना, मान लेते हैं आलू का निर्यात आपने ज्यादा कर दिया, तो आपके यहां इंडिया में आलू कम मिल रहेगा। जब आलू कम रहेगा और जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग चाहेंगे ही कि आपूर्ति कम हो गई है, और जैसे ही आपूर्ति कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं मुद्रास्फीति की दर के आधार पर मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है ना, क्या कैसे लेते हैं, नाम क्या है। इंग्लिश में नाम थोड़ा ठीक ठाक है, हिंदी में आप कम देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक है वॉकिंग इन्फ्लेशन, एक है रनिंग इन्फ्लेशन, एक है हाइपर इन्फ्लेशन। हमारे लिए क्या माना जाता है, हम विकासशील देश हैं, तो हमारे लिए इन्फ्लेशन रेट माना जाता है कि 4 ± 2, है ना, मतलब 2 से लेकर 6% तक की महंगाई हमारे लिए आइडियल मानी जाती है, आइडियल मानी जाती है ना, इतनी होनी चाहिए। तो पहला हुआ रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, जब इन्फ्लेशन रेट 2% से कम होती है, 2% से कम होती है, मतलब अभी 100 रुपए की सामान था और वो 101 हुआ, तो ये 2% से कम हुआ, तो वो इन्फ्लेशन क्या हुआ, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, वो रेंगती हुई। इंग्लिश में कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी में कहते हैं रेंगती हुई। ये विकसित देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। महंगाई भी, आप सोचते हैं महंगाई बुरी नहीं, महंगाई बुरी नहीं है, महंगाई कभी ना कभी अच्छी भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर महंगाई नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन आप हाई करेंगे अपना। मान लेते हैं आप 5 किलो आप आलू उगाते हैं, सोना महीने उगाएंगे क्योंकि आलू ही उगाएंगे आप, तो 5 किलो आप आलू उगाते हैं या 5 किलो चावल उगाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर बाद में पता ही ना चले आपको कि आगे चल के प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप क्यों ज्यादा उगाएंगे, 5 किलो ही उगाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चल जाए
कि नहीं आलू की कीमत बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्शन अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो इन्फ्लेशन आना अच्छा है या बुरा, अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आना बुरा है। हमारे लिए आइडियल कंडीशन क्या है, 4 ± 2, मतलब 4 से -2 कर दीजिए तो 2 आएगा, और 4 में +2 कर दीजिए तो 6 आएगा। मतलब अगर 2 से 6 तक है तो भारत के कंडीशन में ये इन्फ्लेशन रेट इज अ बेस्ट। और दूसरा क्या है, चलती हुई या वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें 2% से ज्यादा होते हैं, लेकिन 6 से या 8% से कम हो, ठीक है। तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति किसके लिए अच्छी मानी जाती है, विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है, विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या जिसको कहते हैं कूदती हुई, रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब 10% से 80% तक इन्फ्लेशन आ जाए, मतलब जो सामान 100 का मिलता था अब वो 180 रुपए का मिलने लग जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, दौड़ती हुई या रनिंग इन्फ्लेशन। ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, है ना। अब चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन, इसी को शायद हिंदी में कहते हैं कूदती हुई या हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, 80% से ज्यादा कितने भी परसेंट बढ़ जाए, 100%, 200%, 300%, ये बहुत बुरा है। ये पूरी इकोनॉमी को आप ठप कर सकता है ना, पूरी इकोनॉमी को आप बर्बाद कर सकता है। तो अगली बार अगर हाइपर इन्फ्लेशन आप सुनेंगे तो आप याद रखेंगे जर्मनी की एक घटना हुई थी जहां हाइपर इन्फ्लेशन में बहुत इकोनॉमी का लॉस है। तो ये तो बिल्कुल बुरा है हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर किसी चीज की कीमत 200-300% बढ़ जाए, समझिए आप इमेजिन करिए कितनी कितनी तगड़ी महंगाई आ गई। हमारे लिए कौन सी अच्छी मानी जाती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। लेकिन विकसित देश जैसे अमेरिका वगैरह हो गए ना, तो इनके लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेटर मानी जाएगी। तो इतनी बातें समझ में आ ही गई होंगी। दूसरा समझते हैं डीमोनेटाइजेशन। जिसको कहते हैं विमुद्रीकरण, यही बोलते होंगे हिंदी में, या नोटबंदी कहते हैं। ये एक वनडे के लिए भी मैंने फैक्ट बताई। ये तो जो अभी अब मैंने थ्योरी बताई वो सारे CDS, UPSC, UPPSC या कोई भी अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो ये थ्योरी आपके लिए सफिशियंट है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक चीज़ें देखी हैं तो एक एक बात मेरी समझ में आई होगी, है ना। डिमोनेटाइजेशन ये वनडे लेवल के लिए है कि भैया कब कब हुआ है। तो देखिए 1946, 1978, फिर 2016, आपको ये दिन तो याद ही होगा। तो अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद कितनी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो 2 बार हुआ है, ठीक है। अगर वो पूछे कि कुल भारत में कितनी बार हुआ है तो भाई 3 बार हुआ है, 1946, 78 और 2016, ठीक है। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अगर आप वीडियो ठीक लग रहा है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अभी इसमें मापने की विधि भी है, WPI, CPI, वो अगले वीडियो में चर्चाएं करेंगे, है ना। तो ये पहली क्लास थी और ये पहली रिकॉर्डेड क्लास मेरी जा रही है। और पहली रिकॉर्डेड क्लास में मैंने बहुत टफ टॉपिक उठाया है, इन्फ्लेशन, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एग्ज़ाम को टैकल करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि रटेंगे तो इकोनॉमी कभी समझ में आएगी ही नहीं आएगी, है ना। क्योंकि बहुत ग्राफ वगैरह भी चीज़ें होती हैं, इसमें ग्राफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप रटने का प्रयास करेंगे इकोनॉमी को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया होगा उम्मीद है बिल्कुल भी आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट में पूछिए, हम उसमें अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर चीज़ बेस्ट हो, हाँ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला करके आपको और ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे उन समझाने के स्तर को। लेकिन अगर थोड़ा भी दिमाग एकदम चित्त एकाग्र करके आपने यहाँ तक ने वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है कि वो चीज़ें बेस्ट होंगी। और अगला आपका काम ये है कि आपको नीचे कमेंट करके ही बताना है क्या कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो किस टॉपिक पे रखें। टॉपिक वाइज लेंगे, आप कोई भी टॉपिक बता देंगे जो आपको नहीं समझ में आया है, वो टॉपिक हम क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो मुझे
इन्फ्लेशन पे अगर रिव्यू ठीक रहा तो अगला वीडियो भी इन्फ्लेशन के बाद आएगा, CPI, SPI या जो आप टॉपिक कहेंगे, जो आप टॉपिक रिकमेंड करेंगे उन टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।